अब नेक्स्ट मॉडल देखते हैं एमएम मॉडल। एमएम मॉडल का मतलब मोदी गिलानी मिलर मॉडल। इस मॉडल के आधार पे ये कहा गया है कि डिविडेंड दो या डिविडेंड नहीं दो, कंपनी या फिर फर्म का वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। डिविडेंड दो या नहीं दो, कंपनी का वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ही रहेगा कंपनी का वैल्यू। तो ये तो बहुत यूनिक बात बोला। और ये कह रहा है कि डिविडेंड का कोई रिलेवेंस ही नहीं है, तो इसलिए भी इसको डिविडेंड इररिलेवेंस मॉडल भी कहते हैं। इसका कुछ अजम्पशन है, वो अजम्पशन मैंने यहाँ पर पुटअप करके रखा हुआ है, वो आप एक बार पढ़ सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन किस तरह का आता है? इसका क्वेश्चन में आपको प्रूफ ही करना रहता है कि वैल्यू ऑफ द फर्म चेंज नहीं होता है। अगर आप डिविडेंड देते हैं या फिर नहीं देते हैं, वैल्यू चेंज नहीं होता है। स्टेप वन में हम लोग प्राइस कैलकुलेट करते हैं, जो फ्यूचर में प्राइस होने वाला है। फ्यूचर में प्राइस का क्या मतलब? जब हम लोग यहाँ पर डिविडेंड देने वाले हैं या फिर नहीं देंगे, तो डिविडेंड देंगे या नहीं देंगे उसके बाद कुछ तो प्राइस होगा। तो जो प्राइस होगा उसका नाम है P1। तो हम लोग P1 पहले कैलकुलेट करते हैं। किस फार्मूला से? इस फार्मूला से जो स्टेप वन में दिया हुआ है, P0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 बाय 1 प्लस KE। तो इस फार्मूला से हम लोग P1 कैलकुलेट करते हैं दो केस का। पहला केस डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड का, और दूसरा केस डिविडेंड डिक्लेयर्ड का, कि अगर डिविडेंड देंगे तो क्या प्राइस होगा बाद में, और डिविडेंड नहीं देंगे तो प्राइस क्या होगा बाद में। अब हम लोग स्टेप वन में P1 कैलकुलेट किए, बाद में जो क्या प्राइस होगा वो कैलकुलेट किए। लेकिन किए क्यों? क्यों हम लोग पागल हो रहे हैं बाद का प्राइस जानने के लिए? वो इसलिए क्योंकि हम लोग का पर्पस है ये प्रूफ करना कि कंपनी का वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप डिविडेंड देते हैं या डिविडेंड नहीं देते हैं। तो हम लोग दो केस में निकाल रहे हैं, पहला केस जब डिविडेंड देते हैं और दूसरा केस जब डिविडेंड नहीं देंगे। दोनों केस में वैल्यू सेम होगा, इसीलिए हम लोग पहले P1 कैलकुलेट किए कि बाद में प्राइस क्या होगा। तभी ना बाद में जो प्राइस होगा उसको इनटू करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो पहला स्टेप में हम लोगों ने P1 कैलकुलेट किया, दूसरा स्टेप में हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स। चलिए, तो स्टेप टू में हम लोग दो कॉलम बनाएंगे, डिविडेंड डिक्लेयर्ड, डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड। तो सबसे पहले अपेश लिखेंगे, जो नेट प्रॉफिट होगा वो लिखेंगे, उसमें से लेस करेंगे इक्विटी डिविडेंड। तो जिस कॉलम में हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं उस कॉलम से लेस करेंगे हम लोग इक्विटी डिविडेंड, और जिस कॉलम में डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड है वहाँ पर लेस नहीं करेंगे। तो फिर हम लोग को मिलेगा रिटेन अर्निंग्स। यहाँ देखिए रिटेन अर्निंग्स मिला है 5 लाख और 4 लाख। जब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किए हैं तो रिटेन अर्निंग ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, और जब डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे तो रिटेन अर्निंग कम हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 लाख और 4 लाख है। फिर आपको क्वेश्चन में बताएगा कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करने का ज़रूरत है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको करने बोला था 10 लाख, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना था, तो 5 लाख तो रिटेन अर्निंग पहले से ही इन्वेस्ट किया हुआ है, तो और कितना करेंगे 5 लाख। और डिविडेंड डिक्लेयर के समय में इन्वेस्ट की कितना किया हुआ है 4 लाख, तो और कितना करेंगे। अगर 10 लाख करना है, 4 लाख रिटेन अर्निंग है, तो 6 लाख करेंगे, तो 6 लाख किए। और P1 पहले से ही पता है कि P1 कितना होगा, हम लोगों ने कैलकुलेट किया स्टेप वन में, तो P1 से डिवाइड कर देंगे। तो फ्रेश इक्विटी शेयर जो कि इशू करना है 5 लाख का और 6 लाख का, उसको डिवाइड कर देंगे P1 से। तो जैसे ही डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर मिल जाएगा। जैसे ही नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर मिल गया तब हम लोग वैल्यू ऑफ फर्म आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। कैसे? वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इंटू प्राइस। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यहाँ पर हम लोग को पता है कि पहले था 10,000, और न्यू नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर तो हम लोग अभी निकाले हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर मिल गया इंटू P1 जो प्राइस है। तो इससे निकल जाएगा वैल्यू ऑफ द फर्म। यहाँ पर दिख ही रहा है कि दोनों केस में सेम रहेगा वैल्यू। अब इस सवाल को देखते हैं, ये सवाल से ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। इस क्वेश्चन में कहता है कि RST लिमिटेड का कैपिटल है 10 लाख, जो कि इक्विटी शेयर 100 रुपये करके है। इक्विटी शेयर जो 100 रुपये ईच है वही उसका मार्केट में भी वैल्यू है 100 रुपये। कंपनी प्रपोज कर रहा है कि वो डिविडेंड देगा 10 रुपये पर शेयर का, और कैपिटलाइजेशन रेट है 12%। आपसे पूछ रहा है कि मार्केट प्राइस क्या होगा एट द एंड ऑफ द ईयर अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता है और डिविडेंड डिक्लेयर होता है। अभी 1 और 2 क्वेश्चन को देखते हैं, 3 क्वेश्चन को थोड़ा रेस्ट देते हैं। तो 1 और 2 क्वेश्चन में कह रहा है कि डिविडेंड देते हैं या डिविडेंड नहीं देते हैं तो मार्केट प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या होगा। तो हम लोग को पता है कि फॉर्मूला P0 इज इक्वल टू P1 प्लस D1 डिवाइड बाई 1 प्लस KE, जिसमें से हम लोग को P1 निकालना है। P0 दिया हुआ है अभी 100 रुपये। D1 दो केस में निकालेंगे, डिविडेंड नॉट डिक्लेयर के केस में D1 जीरो हो जाएगा, डिविडेंड डिक्लेयर के केस में डिविडेंड 10 हो जाएगा। और के दिया है 12%, तो P1 निकाल देंगे दोनों में। बस क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अज्यूम करो कि कंपनी डिविडेंड देता है और नेट प्रॉफिट 5 लाख का है,
और कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना है 10 लाख का ड्यूरिंग द पीरियड, कितना न्यू शेयर्स इशू करना पड़ेगा? यूज़ एमएम मॉडल। तो डिविडेंड जब नॉट डिक्लेयर किए थे तभी P1 था 112, जब डिक्लेयर किए थे तभी P1 था 102। अब हम लोग को नंबर ऑफ़ न्यू इक्विटी शेयर निकालना है। तो सबसे पहले अपेक्ष लिखते हैं, दोनों कॉलम बना करके, एक कॉलम डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड और दूसरा कॉलम डिविडेंड डिक्लेयर्ड। अपेक्ष लिखते हैं, नेट प्रॉफिट 5 लाख का था तो 5 लाख लिख फॉर्मूला दिए। में लगा करके इक्विटी हम डिविडेंड लोग लेस प्राइस करेंगे, कैलकुलेट कर ऑब्वियसली लेंगे, वहीं लेस लेकिन करेंगे जहाँ पर डिविडेंड कैलकुलेट डिक्लेयर करते किया समय है, याद रखिएगा तो लेस करें। कि हम लोग दो तो केस में रिटेन निकालते अर्निंग हैं। मिला हम लोग को 5 पहला लाख और डिविडेंड 4 लाख। डिक्लेयर्ड और जहाँ दूसरा पर केस डिविडेंड डिविडेंड डिक्लेयर नॉट किए हैं डिक्लेयर्ड। वहाँ पर 4 जब लाख की डिविडेंड है, नॉट डिक्लेयर्ड और होगा डिविडेंड नहीं वहाँ पर डिक्लेयर D1 किए हम हैं लोग वहाँ पर जीरो ले 5 लेंगे, लाख है क्योंकि डिक्लेयर तो कर ही रिटेन नहीं रहे हैं अर्निंग्स। डिविडेंड। अब तो हम लोगों D1 को जीरो हो 10 जाएगा। लाख चाहिए और था जब हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर इन्वेस्टमेंट कर के रहे लिए, होंगे वहाँ पर लेकिन यहाँ D1 का पर वैल्यू 5 लाख तो लेंगे। पहले से ही D1 का इन्वेस्टमेंट वैल्यू है यहाँ और पर 10 4 रुपये लाख है तो पहले 10 से ही रुपये लेंगे। इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरह से हम लोग P1 तो निकाले, दोनों में P1 निकल फर्दर के आ गया। कितना हम लोग को एक में कैपिटल रेज करना पड़ेगा? 112 और दूसरे में जब 102। डिविडेंड नहीं डिक्लेयर अब किए हैं हम तो लोग 5 लाख रिटेन अर्निंग में निकाल रहे इन्वेस्टेड हैं ही है, नंबर ऑफ न्यू तो और इक्विटी कितना शेयर। करना पड़ेगा? और 5 तो लाख करना दो केस में पड़ेगा। निकालेंगे, तो जब फ्रेश डिविडेंड कितना नॉट करना डिक्लेयर्ड है पड़ेगा हम और लोगों जब को? 5 डिविडेंड लाख डिक्लेयर्ड है। इक्विटी शेयर इशू। बाकी जब डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो उस टाइम हम लोग के पास रिटेन अर्निंग 4 लाख ही बचा है और हम लोग को इन्वेस्ट करना है 10 लाख, तो बाकी 6 लाख और इन्वेस्ट करेंगे, तो 6 लाख हम लोग रेज करेंगे। तो फ्रेश इक्विटी शेयर कितना हम लोग रेज करेंगे? 6 लाख का, डिवाइडेड बाय P1। P1 कहाँ पर है? P1 हम लोग अभी तुरंत निकाले थे, 112 और 102। तो डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर मिल जाएगा 4464.29। याद रखिएगा ये डेसिमल में आपको रखना है। कैसे किए? तीसरा वाला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा था कि अज्यूम करो कि कंपनी डिविडेंड देगा, नेट प्रॉफिट 5 लाख है और इन्वेस्टमेंट करना है 10 लाख का ड्यूरिंग द पीरियड। आपको न्यू नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है। तो सबसे पहले तो अफेस मालूम है 5 लाख, तो 5 लाख दोनों कॉलम में लिखे, उसमें से इक्विटी डिविडेंड लेस कर दिए, जहाँ पर इक्विटी डिविडेंड डिक्लेयर किया तो वहीं लेस किए, तो रिटेन अर्निंग बचा 5 लाख और 4 लाख। अब हम लोगों को टोटल इन्वेस्टमेंट करना था 10 लाख का, तो जब हम लोग डिविडेंड नहीं डिक्लेयर किए थे तभी हम लोग के पास पहले से इन्वेस्टेड था 5 लाख का, तो और कितना करना था? 5 लाख। तो 5 लाख हम लोग कैपिटल रेज करेंगे। डिविडेंड डिक्लेयर्ड के केस में 4 लाख ही रिटेन अर्निंग बचा था, यानी 4 लाख ही इन्वेस्टेड था, तो हम लोग को तो 10 लाख करना है, तो बाकी 6 लाख और करेंगे, तो 6 लाख करें। अब कितना इक्विटी का अमाउंट हम लोग को रेज करना है वो मालूम है, और हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का तो फॉर्मूला ही होता है ना, जितना अमाउंट है डिवाइड बाय मार्केट प्राइस। तो जितना अमाउंट है वो हम लोग को पता चल गया, और मार्केट प्राइस तो अभी कैलकुलेट करके रखे थे P1, तो P1 से डिवाइड कर दिए, 112 और 102 से डिवाइड कर दिए, तो नंबर ऑफ़ न्यू इक्विटी शेयर मिल गया। याद रखिएगा ये जो हम लोग नंबर ऑफ़ न्यू इक्विटी शेयर निकाले हैं ये डेसिमल में ही होगा। अब अगर एक और स्टेप फर्दर लेते हैं और देखते हैं कि एमएम मॉडल में तो कहा था कि वैल्यू ऑफ द फर्म चेंज नहीं होता है, तो चलिए देखते हैं कि चेंज होता है कि नहीं होता है। कैसे निकालेंगे वैल्यू ऑफ द फर्म? जितना टोटल इक्विटी शेयर है इनटू प्राइस कितना चल रहा है, तो टोटल इक्विटी शेयर कितना होगा? पहले 10,000 था और न्यू इक्विटी शेयर अभी निकाले हैं 4464 और 5882, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल इक्विटी शेयर मिल जाएगा। और अभी कितना प्राइस चल रहा है? P1, तो P1 से इनटू कर देंगे, तो अगर आप देखेंगे तो दोनों में 16,20,000 ही आएगा। इसका मतलब कि डिविडेंड डिक्लेयर करो या नहीं डिक्लेयर करो, वैल्यू ऑफ द फर्म में चेंज नहीं आता है, और यहाँ पर ये प्रूव हो जाता है। तो समरी से जाने तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना क्या पड़ता है? सबसे पहले आप प्राइस निकालते हैं जो बाद में होने वाला है, P1। कैसे निकालते हैं? इस फार्मूला से निकालते हैं, P0 इज इक्वल टू P1 प्लस D1 बाय 1 प्लस KE। दो केस में निकालते हैं, जब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हों करेंगे तब, और जब डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तब क्या प्राइस होगा, दोनों में P1 आपको मिल जाएगा। फिर आप एक कॉलम बनाइएगा डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड और डिविडेंड डिक्लेयर्ड का, जिसमें अपेक्ष लिखिएगा, माइनस कीजिएगा इक्विटी डिविडेंड, आपको मिलेगा रिटेन्ड अर्निंग्स। अब क्वेश्चन में आपको कहेगा कि आपको कितना रुपए इन्वेस्ट करना है, जितना रुपए इन्वेस्ट करना है उसमें से कुछ अमाउंट तो रिटेन अर्निंग्स में पड़ा होगा, जितना बचा हुआ होगा उसी को आपको इशू करना पड़ेगा, तो उतना अमाउंट को आप इशू करिएगा और लिखिएगा फ्रेश इक्विटी शेयर टू बी इशूड। अब जितना भी अमाउंट आपको मिलेगा उस अमाउंट को डिवाइड कर दीजिएगा P1 से, तो आपको नंबर ऑफ़ न्यू इक्विटी शेयर मिलेगा। जैसे ही आपको नंबर ऑफ़ न्यू इक्विटी शेयर मिलेगा तब आपके लिए आसान हो जाएगा वैल्यू ऑफ फर्म निकालना। तो कैसे निकालते हैं वैल्यू ऑफ फर्म? तो पहले जितना मेरे पास इक्विटी शेयर है वो पता है मुझे, और अभी कितना इशू कर रहे हैं वो भी पता चल गया, तो टोटल नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर पता चल गया, और अभी कितना प्राइस चल रहा है ये भी पता है, तो इनटू कर देंगे तो पता चल जाएगा वैल्यू ऑफ द फर्म। अब उसी तरह के सिमिलर क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि एक्स लिमिटेड के पास 8 लाख इक्विटी शेयर है आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। उसके बाद इसका करंट मार्केट प्राइस है 120 रुपये। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि 6.4 पर शेयर हम लोग डिविडेंड दे देंगे। रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन 9.6% है। पहला क्वेश्चन में बोलता है कि बेस्ड ऑन MM अप्रोच
आपको मार्केट प्राइस निकालना है दो केस में, जब डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तब और जब डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करेंगे तब। तो यहीं तक पहले सोल्यूशन करते हैं। हम लोग को पता है कि क्या फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस का, P0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE। तो निकालने के समय में P0 पता है कि 120 रुपये है, करंट मार्केट प्राइस 120 है, तो P0 120 है। इसके बाद D1 दोनों केस में अलग अलग होगा। जब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगे तो D1 जीरो हो जाएगा, और जब डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो क्वेश्चन में बोला है 6.4 ले लेना। उसके बाद KE दे दिया है 9.6%, इसका मतलब 0.096। तो इस तरह से दोनों का P1 निकल जाएगा। जैसे ही P1 निकल जाएगा तो हम लोग का आधा क्वेश्चन बन गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या रहा है कि नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर निकालो जब कंपनी को फंड करना है इन्वेस्टमेंट बजट ऑफ 3.20 करोड़ बाय द एंड ऑफ ईयर और नेट इनकम है 1.60 करोड़। तो निकालते हैं दोनों कॉलम बना के, डिविडेंड डिक्लेयर का कॉलम बना के, डिविडेंड नॉट डिक्लेयर का कॉलम बना करके। सबसे पहले अफेक्स लिखते हैं। 160 लिखे हैं क्योंकि हम लोग लाख में लिख रहे हैं, करोड़ में नहीं लिख रहे हैं, इसीलिए 160 हो गया। डिविडेंड डिक्लेयर में 160, डिविडेंड नॉट डिक्लेयर में 160। इक्विटी डिविडेंड लेस करेंगे, कितना लेस करेंगे? देखिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 8 लाख है और हम लोग पर शेयर कितना डिविडेंड दे रहे हैं 6.4। तो कितना डिविडेंड हम लोग टोटल देंगे? 8 लाख इंटू 6.4 51.2 लाख। तो हम लोग लेस कर देंगे, मिल जाएगा रिटेन अर्निंग्स। अब क्वेश्चन में क्या रहा है कि हम लोगों को 3.20 करोड़ यानी 320 लाख इन्वेस्टमेंट रेज करना है। तो अभी तक हम लोग पास कितना इन्वेस्टेड है? रिटर्न अर्निंग में जो पड़ा हुआ है वही तो इन्वेस्टेड है। तो फर्दर कितना चाहिए? तो 320 लाख में अगर 108.8 लाख रिटेंड है तो 211.2 ही बस और रेज करना पड़ेगा और इन्वेस्ट करना पड़ेगा पैसा। उसी प्रकार से जो दूसरा कॉलम है डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड के केस में, जब रिटेन अर्निंग हम लोग के पास 160 लाख है तो फर्दर और कितना करना पड़ेगा? 320 लाख करना है, 160 किया हुआ है तो और 160 करेंगे। तो अब हम लोग को पता चल गया कि फ्रेश इशू कितना करना पड़ेगा हम लोग का इक्विटी शेयर कैपिटल का, 211.2 का और 160 लाख का। तो जितना हम लोग को फ्रेश इशू मिल गया है और करंट मार्केट प्राइस भी मिल गया है जितना में हम लोग इशू करेंगे, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो फार्मूला यही होता है ना कि जितना अमाउंट है इक्विटी का डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस या इशू प्राइस। तो यहाँ पर भी हम लोग वही किए। जैसे ही हम लोग करें तो नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर हम लोग को मिल गया 1.69 लाख और 1.22 लाख। इस सवाल में देखें तो ABC लिमिटेड का 50,000 आउटस्टैंडिंग शेयर है। करंट मार्केट प्राइस 100 रुपये है। कंपनी होप कर रहा है कि इसका नेट इनकम 5 लाख होगा एट द एंड ऑफ द करंट ईयर।
फिर बोलता है कि कंपनी का बोर्ड ये कंसिडर कर रहा है कि डिविडेंड 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से एट द एंड ऑफ द ईयर दे देगा और कंपनी को 10 लाख रेस करना है। फिर कंपनी एक रिस्क क्लास से बिलोंग करता है जिसका कैपिटलाइजेशन रेट है 10%। आपको अप्रोच फॉलो करना है और निकालना है कि वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होगा अगर डिविडेंड पे करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो सेम ही क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है। सबसे पहले तो P0 निकालते हैं। P0 का क्या फॉर्मूला होता है, D1 प्लस P1 डिवाइड बाई 1 प्लस KE। दो केस में निकालते हैं, डिविडेंड पेड के केस में, डिविडेंड नॉट पेड के केस में। डिविडेंड पेड के केस में डिविडेंड यानी D1 निकल के आएगा 5 और डिविडेंड नॉट पेड के अंदर में D1 0 हो जाएगा। तो दोनों केस में P1 निकालेंगे। उसके बाद आधा क्वेश्चन बन गया। अब आधा क्वेश्चन बनाते हैं कि डिविडेंड पे करने से या नहीं पे करने से वैल्यू ऑफ द फर्म में क्या अंतर पड़ेगा। सबसे पहले अफेश लिखते हैं। दोनों केस में 5 लाख होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि नेट इनकम 5 लाख है तो अफेश 5 लाख हुआ। उसमें से इक्विटी डिविडेंड दे देंगे, 50,000 इक्विटी शेयर को दे देंगे 5 रुपये करके डिविडेंड। तो दे दिए हम लोग डिविडेंड। तो रिटेन अर्निंग बचा 2.5 लाख और 5 लाख। अब हम लोग को कितना और इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करना है। बोला था कि 10 लाख हम लोगों को करना है टोटल इन्वेस्टमेंट। तो कितना इन्वेस्टेड पहले से ही किया हुआ है बिजनेस में, 2.5 लाख और 5 लाख। तो और फर्दर कितना करना पड़ेगा, 7.5 लाख और 5 लाख। क्योंकि 10 लाख करना था, 2.5 लाख करा हुआ है तो और 7.5 लाख करेंगे, और 5 लाख किया हुआ है तो और 5 लाख करेंगे। और P1 हम लोग पहले से ही निकाल कर रखे थे तो डिवाइड कर देंगे P1 से, तो निकल के आ जाएगा हम लोग का नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर। जैसे ही नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर मिल गया, अब पुराना इक्विटी शेयर भी पता था तो दोनों इक्विटी शेयर को जोड़ देंगे तो टोटल इक्विटी शेयर पता चल जाएगा। टोटल इक्विटी शेयर को मल्टीप्लाई कर देंगे करंट मार्केट वैल्यू से जो P1 है। P1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो वैल्यू निकल के आ गया। अगर देखिएगा तो दोनों के केस में वैल्यू सेम ही है, 60 लाख और 60 लाख।